जिले JK24/7 में आप सबका स्वागत है। लद्दाख की कहानी अगर मैं बात करूं तो ख़त्म ही नहीं होगी, और ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कभी भुला सकते नहीं, जिन्होंने लद्दाख को किस ऊंचाई पे पहुंचाया है, उनके किस तरह के कंट्रीब्यूशन रहे हैं। तो आज ऐसे एक शख्सियत हमारे साथ है जो कि एलिजा स्पलबर्ग गिरगंजी हमारे साथ मौजूद है। लद्दाख में कौन नहीं जानता है, और बाहर भी इनके बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन को लद्दाख में उठाया है, एजुकेशन किस तरह से अपलिफ्ट किया है, उनमें ये भी थे। और वो चेयरमैन भी रह चुके हैं मोरावियन चर्च लेके, और प्रिंसिपल काफ़ी वक्त तक, और 5 डेकेड से जो है लद्दाख में किस तरह से वो एजुकेशन के ऊपर काम करते हुए या कंट्रीब्यूशन करते हुए नज़र आए हैं। ये काफ़ी जो है काबिल तारीफ़ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गिरगंजी जो एजुकेशनिस्ट हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है JK24/7 पे सर। आपसे पहला सवाल करेंगे सर, क्योंकि लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही बात करते हैं कि टूरिज़्म और बिज़नेस पे, तो कभी इस तरह रुख नहीं किया कि एजुकेशन उस समय कैसा था, किस मोड़ पे था, चैलेंजेस कितने थे, और अब जाके किस तरह के इम्प्रूवमेंट आए। तो आपसे यही सवाल करेंगे सर कि पहले की एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा और आपने कैसे काम शुरुआत कैसे की सर। जुले, मुबारकबाद आपको कि आप इस एजुकेशन में ख़ास तौर पर इंटरेस्ट रखते हैं, और आपने ये एक ख़ास जो मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं वो रिगार्डिंग द रूट्स ऑफ एजुकेशन इन लद्दाख। सबसे पहली बात, कुछ बातों को मैं सफाई पेश करना चाहता हूँ। लद्दाख एक ट्राइबल एरिया है जो बाकी ट्राइबल एरिया से बहुत अलहदा है। हम वो ट्राइब नहीं हैं जो बाकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइब लोग समझते हैं जी। ये मेन फ़र्क क्या है कि बाकी ट्राइब्स में ओरल ट्रेडिशन, ज़बानी मुँह ज़बानी जो कहानियाँ, कहावतें, हिस्ट्री, तौर तरीके, रिचुअल्स, सब ओरल ट्रेडिशन था। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए या सेंट्रल इंडिया में ले लें, बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिसके पास रिटन ट्रेडिशन पर जोर नहीं था। और इसी किस्म का फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है, नॉर्दर्न पाकिस्तान एरिया हो गया, हमारे भी कुछ इलाके थे बहुत सारे जहाँ रिटन ट्रेडिशन नहीं होता था। लद्दाख वैसा नहीं था। लद्दाख ट्राइबल है जी, लेकिन रिटन ट्रेडिशन जो है बहुत वास्ट है। और ये जो एनॉमली है, इसी से बहुत हमारी मुश्किलातें हुई, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लद्दाख को ट्राइब डिक्लेयर करना था तो बहुत लोगों के पास ये एक पॉइंट था कि आपके पास इतनी किताबें हैं, इतना कल्चर है, इतना ट्रेडिशन, और फिर आप कैसे ट्राइबल है। तो उनको समझ नहीं आता था कि जिसके पास 10,000 किताबें हों और वो अपने को ट्राइबल कहे, और जिस पर को 10 किताबें ना हो वो अपने को एडवांस कहे। तो हमारा ट्राइबल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अलहदा थी। पहली बात तो लद्दाख के बारे में सबको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी ट्राइब का स्टेटस है इज ऑन रेशियल ग्राउंड्स, नॉट ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। जो हमारा जो रिपोजिटरी है, जो हमारा एक जो डिपॉजिट है एजुकेशन का, हमारे पास था। अब हमारा लद्दाख का जो मेथड ऑफ एजुकेशन था वाज वेरी सिमिलर, मिलता जुलता था तिब्बत से जी। अब तिब्बत में क्या था, तिब्बत से ही हमने जो अपना ट्रेडिशन लिया है वो था, द एजुकेशन वाज कनेक्टेड टू मोनास्ट्रीज। सो इफ देयर हैड टू बी लर्निंग, अगर आपने सीखना होगा कुछ, एनीथिंग जिसको संभालना है, हिस्ट्री संभालनी है, सब कुछ है, वो मोनास्ट्रीज में होता था, मोनास्टिक एजुकेशन था। वेयर एज द लेमैन जो होते थे, ऑर्डिनरी लोग, वो लिखने पढ़ने में ज़्यादा नहीं करते थे, तो आपको नॉलेज थी
लिमिटेड टू मोनेस्ट्रीज, लिमिटेड टू वो उसके उस दायरे में था जो उस गोम्पा का या उस इलाका का जो मेडिसिन मैन होता था या वहाँ का उनको मतलब वहाँ का जो एस्ट्रोलॉजर था, इस किस्म के लोगों के साथ डिपॉजिट्स थे। तो ये unequal distribution of knowledge was the main problem of Tibet as much as well as in Ladakh. तो लद्दाख को अनपढ़ मत कहिए कभी, क्योंकि हम किसी भी एजुकेशन को मात कर सकते हैं, एंड येट वी आर अनएजुकेटेड, क्योंकि कहीं था कहीं नहीं था, पॉकेट्स में था। ये एक जो बुजुर्गों के बीच में भी और जवानों के बीच में भी बड़ा मुश्किल था। बुजुर्ग कहते थे तुम हमको कैसे जंगली बोलते हो, हम तो पढ़े लिखे हैं। दूसरे कहते थे इनको कुछ आता ही नहीं है। वो देखते थे किसानों को जिनको ज़्यादा लिखना नहीं आता था। लिटरेसी इलिटरेसी, इसमें ये फर्क था, और इस गैप को पूरा करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें सिर्फ एजुकेशन इन्वॉल्व नहीं था, इसमें रिलीजियस ट्रेडिशन, हाउ द नॉलेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड, वो इन्वॉल्व था। और ये हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने भी इसका पॉइंट आउट किया था कि जब तक नॉलेज की परमेशन, नॉलेज जो है वो रेशे रेशे में ना चली जाए, वो नॉलेज का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में रह गई। वो यूरोप में भी था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, और गांव वाले थे इलिटरेट थे, उनको पता भी नहीं होता था कुछ। इंग्लैंड में सारा का सारा लैटिन में होता था, बाकी लोग अंग्रेजी में बोलते थे, और लैटिन को हटाने के लिए, इंग्लिश को लाने के लिए बहुत लोगों के सर कट गए कि कैसे लैटिन को हटाएंगे आप। इंग्लिश लाना, जो पहला आदमी था जिसने लाया था, शेक्सपियर का ने जिससे वो लिया, तो ये एक प्रॉब्लम लद्दाख का था। सो वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो जब हमारे चैलेंजेस थे, हमको यही था, कुछ लोग यहाँ पढ़े लिखे थे, और फिर हमारे पास चांगथांग के, ज़ांस्कार के, नुब्रा के किसी कोने के या करगिल के किसी कोने के इलाके के लोग, तो उनको इंटीग्रेशन, उनको मिलाना वाज अ हेडेक। आई वोंट से हेडेक बट अ चैलेंज। और मैं सोचता हूँ ये आज भी चैलेंज है। फाइनली जो हमारी डेमोक्रेसी है, जिसको हम बोलते हैं लोग सब इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सब चीज़ एक को मिलता दूसरे को मिलना चाहिए, एक का वोट दूसरे का वोट बराबर है, लेकिन एजुकेशन में हम बहुत दफ़ा ये नहीं करते। ये पढ़ेगा और ये ज़मीन संभालेगा, हैं जी, ये मेडिसिन करेगा और इसने बिजनेस चलाना है, घर कैसे चलेगा, ज़मीन कौन संभालेगा, ज़मीन नहीं संभलेगी तो हमारा ठेलबा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, है जी। तो एक लड़के को ज़मीन ही संभालनी पड़ती थी, मारा गया वो बेचारा, या लड़की मारी गई या लड़का मारा गया, कोई भी, क्योंकि दोनों एक मॉडर्नाइजेशन और एक आपकी ट्रेडिशन, दोनों को मेंटेन करता। अब सबने पढ़ लिया, लद्दाख की ज़मीनें खाली हैं, वो बोता ही नहीं कोई, है जी, कुल ही नहीं मिलता, क्योंकि सब MBBS कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, किसी ने आर्किटेक्चर कर लिया। अब हमको ये अभी तक हमको समझ नहीं आया कि मैं MBBS करने के बाद भी मूली बो सकता हूँ, या मैं अपने टॉयलेट को साफ कर सकता हूँ, या मैंने आर्किटेक्चर करने के बाद भी मुझे खरीदारी बिजनेस करना होगा। ये दो का इंटीग्रेशन जो है, ये बिगेस्ट चैलेंज एजुकेशन है। तो ये मैंने चैलेंज फेस किया है। तो बाकी बहुत सारे चैलेंजेस थे, मैं आपके सवाल के मुताबिक जवाब दूंगा उनका। जी, तो जैसे आपने कहा कि एक जगह लोगों को लाना, समझाना, या जिस तरह की एजुकेशन उस समय की आपने बात कही है, तो काफ़ी मुश्किल रहा। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बकुला रिम्पोचे जी, उनको भी एक आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन कहते हैं लद्दाख के, तो उस समय एक, जैसे आप इंग्लिश की बात कर रहे थे, काफ़ी मुश्किल रहा, तो आपके दौर की बात करेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की, कौन से साल में आपने की, तब जब स्कूल खोला तो लोगों का उसमें सोच विचार कैसा रहा सर? मेरी एजुकेशन की शुरुआत तो डिग्री कॉलेज उधमपुर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था,
तो वहाँ से शुरू हुई। 1972 में अपॉइंट हुआ था मार्च में। तो 72 से लेकर आज 52 साल हो गए मुझे, 52 इयर्स एजुकेशन में। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं थियोलॉजिकल एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन चला गया। फिर मैं 5 साल के बाद वापस आया, वहाँ भी पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा। फिर वापस आया, फिर कारगिल में तो एजुकेशन बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हो गया कि मैं आया था कारगिल की रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन वहाँ के जो डीसी साहब थे, एक बहुत विजनरी थे। उन्होंने कहा मिस्टर गर्गन, आप ऐसा है कि रूरल में संभाल लूँगा, मैं डीसी हूँ यहाँ का, आपके पास पैसे तो है नहीं, पैसे मेरे पास हैं, मैं खुद संभाल सकता हूँ। आप एजुकेशन करो, आप एजुकेशन के माहिर हो। अब हम माहिर क्या थे, ये नया काम था कारगिल में काम करना, चैलेंज था। उस ज़माने में प्रॉब्लम ये था कि कारगिल का जो माइंडसेट था वो अभी इंग्लिश के लिए नहीं खुला था। अरबी में माहिर, फ़ारसी में माहिर, उर्दू के लिखने वाले, खुशनवीसी, हर एक चीज़ अच्छा था। लेकिन इंग्लिश वॉज द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो ये डीसी साहब ने बोला कि आप ऐसा करो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो। और एक टेलीफोन उठाया, एसपी साहब को बुलाया, किसी और को बुलाया, 4-5 हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाया। कहता जी एक मिस्टर गर्गन इधर है, इनसे कहिए कि, और एक बर्तन ले लिया, दुकानों से पैसा जमा करना शुरू किया। कोई 50, किसी के 100, किसी का कुछ, 5-8 हज़ार रुपये हमारे जमा हो गए। और एक खाली बिल्डिंग पड़ी थी लाइब्रेरी की, कोई जाता तो था नहीं, अंग्रेजी किताबों को कौन पढ़े। तो कहा इसमें स्कूल स्टार्ट कर दो। 2-2.5 का 3 कमरे में हमने स्कूल स्टार्ट कर दिया। अब जब एडमिशन का टाइम आया तो सुबह जब बच्चे बुलाए तो सारे के सारे लड़के। तो मेरी जो वाइफ थी, मेरी मिसेस, तो उनके साथ हमने एक अंग्रेज़ वो थी विजिटर, हमने कहा आप भी 2-3 महीने के लिए हमको मदद कर दो, स्कूल स्टार्ट करना है। उन्होंने कहा चलो मैं आई हूँ, स्कूल में काम कर लेती हूँ। लड़कियाँ एक नहीं। तो ये दोनों लेडीज़, मेरी वाइफ और वो अंग्रेज़ लड़की, जवान महिला, उन्होंने कहा लड़कियाँ नहीं होंगे तो हम स्कूल स्टार्ट नहीं करेंगे, हम भी पढ़ा नहीं सकते, हमको लड़कियाँ चाहिए। तो बड़ा तले में लेकर के, बहुत समझा बुझा के, दूसरे दिन 9 लड़कियाँ आई, 9 लड़कियाँ ली। तो टोटल मिला जुला के 45 में 9 लड़कियाँ, बाकी लड़के। That was the first foundation of English medium education for women in Kargil. और आजकल करगिल की लड़कियों को मात नहीं कर सकते। एक तो स्विट्जरलैंड में वो सर्न में वो फिजिसिस्ट पहुंच गई, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही, कोई कुछ कर रहे। कहने का मतलब ये है कि पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट था, उस पर लोगों की ऑपोजिट व्यूज भी थी, एक तबके की। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा काम किया। एसपी शफी साहब होते थे, वो बड़े दूरअंदेश थे। उन्होंने डीसी अब तो बाहर के थे, शफी साहब लोकल, फिर 2-4 और लोग थे, डॉक्टर दीन थे अभी जो लेहो के हैं, फिर काकपुरी साहब थे, गुलाम मोहम्मद काकपुरी पानीखर वाले, और 4-5 मुझे बहुत सारे और हैं। कि कहने का मतलब शुरुआत कभी आसान नहीं होती, पर दीज आर द पिलर्स ऑफ। और आपको मालूम है जब यूनिवर्सिटी बनी हमारी लद्दाख यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रजिस्ट्रार वाज इम्तियाज काचो साहब, स्टूडेंट ऑफ माय वाइफ है जी। आप यहाँ नाम लूँ तो पता नहीं कितने नाम हैं। द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ करगिल, द टॉप क्रीम इज सुरू वैली प्रोडक्ट। कहने का मतलब हर चीज़ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन विमेंस एजुकेशन में, और ख़ास तौर पर वहाँ कुछ लोग और थे, मैडम कनीज फातिमा, शी इज़ अ रेवोल्यूशनरी एज फार एज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज कंसर्न। मैं कह रहा हूँ कि विजनरीज को कभी दबा नहीं सकते,
कहने का मतलब जब एक चश्मे को जितना भी बड़ा ऊपर से आप कपड़े से बंद करो या रबर से बंद करो, चश्मा बंद नहीं होता क्योंकि वो अंदर से उबल रहा होता। सो एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इम्पोज्ड, ऊपर से थोप नहीं सकते। एजुकेशन का जज्बा अंदर से आना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, तो आपने बहुत अच्छा कहा, एजुकेशन का जज्बा जो है वो अंदर से आना चाहिए, उसको रोक नहीं सकते हैं, और इंटरेस्ट जो है वो अलग ही बात है। तो सर आपसे ये भी सवाल करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत क्रीम लोग हैं और उस समय की जहाँ हम कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं था और उतना पैसे भी शायद फाइनेंशियली इतना लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि ये बाहर पढ़े और लद्दाख में ही पढ़ के आज बहुत बहुत अच्छे मुकाम पे वो पहुँचे हैं। तो कैसी रही सर वो दौर, जब इन्होंने किस तरह की मेहनत या टीचर्स के या आप लोगों के या लीडर्स की किस तरह की कोशिश रही है, जो आज जो है बहुत सारे लोग लद्दाख का नाम रोशन कर रहे हैं उस समय? मेन चीज़ ये है कि जब कोई भी एजुकेशन का एक विजन लेता है, उसके पास एक वज़न होता है अपने ज़िंदगी में कि मैं लोगों को एजुकेट करूं, उनको पढ़ाऊँ लिखाऊं, उसके पास एजेंडा कभी नहीं होना चाहिए। एजेंडा का मतलब उसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन दूंगा तो मैं इसको अपने नुक्ता नज़र में चेंज कर दूंगा या मैं उसको ये कर दूंगा। वो ही शुड बी फ्री ऑफ एनी एजेंडा, एनी अल्टीरियर मोटिव अंग्रेजी में बोलते हैं। एक कोई बोलते कुछ हैं, कराते एजुकेशन, करवाते और कुछ, मतलब और कुछ होता है। बहुत दफ़ा ये क्रिश्चियंस पर पड़ता है, ये स्कूल खोलते हैं ताकि कन्वर्ट करें। बहुत सारे बोलते हैं कि इस्लामी स्कूल में जाओगे तो वहाँ इस्लामी तालीम होगी, या बुद्धिस्ट स्कूल में जाओ तो वहाँ बुद्धिस्ट का। ये जो लोगों का शक होता है, और शक की वजह भी होती है बहुत दफ़ा, ये सबसे एक गलत चीज़ होती है कि जो आती है एजुकेशन में। एजुकेशन कहीं भी हो, इट शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल मतलब इट शुड बी विदाउट एनी अल्टीरियर मोटिव्स। कोई उसमें और मकसद नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर बॉय और गर्ल, वो लड़का लड़की जो उसको मदद करना है, उसके दिमाग को खोलना। मेरा दिमाग उसके सिर में नहीं थोप देना, लेकिन उसके दिमाग को उसकी एक चाबी से खोल देना है। लेट इट ओपन, एंड वो फिर जो कर सकता है, उसकी क्षमता, वो उसकी अपनी क्षमता होती है, वो कर सकता है। दैट इज सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। गवर्नमेंट का अपना एजेंडा होता है, प्राइवेट का अपना एजेंडा होता है, फिर एक आदमी का अपना गांव का एजेंडा होता है, किसी का दूसरे का होता है। अरे वो बोलता है कि मेरा रीजन के बड़े लड़के। एक दफ़ा हुआ ना, एक लद्दाख के एक एरिया में, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ कोई फेल ही नहीं हुआ। आज से 40 साल पहले, 35-40 साल पहले। तो कहा कि बाकी सब बच्चे फेल हो गए, इस 2-3 सेंटर में क्यों नहीं बच्चे फेल हो गए? बाद में पता लगा वहाँ तो खुली नकल चली थी। नकल क्यों चली थी? नकल का भी रीज़न था। नकल इस वास्ते हुई थी ताकि मैट्रिक पास हो जाए और उनको कोई स्टोर कीपर, कोई पुलिस, ये वो चपरासी नौकरियां मिल जाए, क्योंकि उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन थी मैट्रिक, है जी। तो वहाँ बहुत लोगों का एजेंडा होता है, एजुकेशन करेंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं परमानेंट हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लद्दाख का एक प्रॉब्लम है, वो इंडिया का भी प्रॉब्लम है, रेस्ट ऑफ द नेशन ऑल्सो, बट लद्दाख में भी है। अब गवर्नमेंट ने रखा है कि अगर बीएड नहीं होगा तो इसकी प्रमोशन नहीं होगी, या इसको एक सर्टन ग्रेड नहीं मिलेगा, या कुछ नहीं होगा। अब क्या हो गया कि हर गली में कहिए एक बीएड का कॉलेज खुल गया है। श्रीनगर में देखो, जम्मू में देखो, दिल्ली में देखिए, ऑनलाइन ये वो। मैं जितने साल मैंने पढ़ाया,
मैंने बीएड की, एमए की, किसी भी डिग्री की वैल्यू नहीं की जब तक उस की बराबर की लियाकत उस टीचर में नहीं थी। कोई लड़का लड़की आते थे दिल्ली से, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताया, यूनिवर्सिटी कौन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने कहा ठीक है, एक 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखो, मैं तुमको 3 चॉइस देता हूँ, इसमें से एक लिखो। वो 200 वर्ड्स के बाद ख़त्म हो जाते थे, बैठ ही जाते थे। मैंने कहा तुमने तो दिल्ली से किया ना, या तुमने बॉम्बे से किया, जहाँ से भी किया हो, इतनी काबिलियत नहीं कि 500 वर्ड्स तुम सही लिख सको, उसमें भी 25 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो उनको पता लग जाता था कि ये प्रिंसिपल जो था, ये एजुकेटर जो था, ये डिग्री से डरता नहीं है, ये काबिलियत को देखता है। तो जितने मेरे टीचर्स मैंने लिए थे वो होता था काबिलियत बेस्ड होता था, ऑन प्रोफिशिएंसी ऑफ योर प्रोफेशन। दूसरी बात जो हमने देखी, इंटीग्रिटी विथ योर प्रोफेशन। हमारा जो प्रॉब्लम है, गमले में फेल हो गए बच्चों की कोई गलती नहीं है, टीचर्स की कोई गलती नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे पास भी 8वीं जमात के टीचर्स थे, जिसको मिडिल स्कूल बोलते थे एक जमाने में, आजकल भी बोलते हैं वही। 10वीं जमात के थे, पीयूसी वाले थे। अब मैं क्या करूं, मैं तो दूसरे के ले में जब आया था, मैंने उन्हीं को लिया, उसी मिट्टी को लिया। और वो जो टीचर्स थे, पीयूसी वाला इतना काबिल था कि वो पीयूसी को 8वीं 9वीं को पढ़ा सकता था। समझिए मतलब, यू हैव टू यूज द सेम सॉइल टू मेक इनटू अ लवली पॉट, एक वास बना सकते हो। तो एजुकेशन में जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, और खासकर लीडरशिप, इस वास्ते मैं जोर देता हूं, अगर आपके स्कूल प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स सही नहीं होंगे और उनके पास सिलेक्शन मेथड ना होगा, ये जो ऑटोमेटिक प्रमोशन से आते हैं ना, वो तबाह कर देते। उम्र बढ़ती जाती है। अब देख लीजिए आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल जाएगा, कर्नल के लिए इतना सख्त वो होता है एग्जामिनेशन कि कर्नल बन नहीं सकता, 20 लेफ्टिनेंट कर्नल रह जाते। तो हमारे पास कैसे रातों रात कोई प्रिंसिपल बन जाता, आता नहीं काम। स्कूल्स के प्रिंसिपल्स अच्छे हों। लंदन ने जब सिलेक्शन किया, कितना सख्ती से सिलेक्शन किया अपने प्रिंसिपल का, है जी। गवर्नमेंट क्यों ना सीख सकती लंदन से एक आइडिया। मैं कह रहा हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ। लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं, यही में खुशी होती है कि वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का टसल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी what we can do together। किस तरह प्राइवेट कॉम्प्लीमेंट कर सकता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है प्राइवेट को। प्राइवेट के पास पैसा होता नहीं, तो फीस चढ़ते जाते। अरे गवर्नमेंट वो 25-30 लाख देते हैं उनको, वो फीस ही उतने, भाई तुम 500 रुपये से ऊपर फीस नहीं करोगे, हम पैसा दे देंगे तुम्हारा बराबरी का। उनको क्या फर्क पड़ता है, अगर पैसा पूरा आ जाए तो उनको फीस नहीं चढ़ानी पड़ेगी, है जी। तो मनी कंस्ट्रेंट्स बहुत दफा उनको एबनॉर्मल डिसीजन लेने के लिए आमादा कर देते। गवर्नमेंट के पास जब बजट आया है, कौन सा लिखा हुआ है कि इसे गवर्नमेंट स्कूल में खर्चा होगा? ये लद्दाख के बच्चों के लिए एजुकेशन होगा। जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो भी तो लद्दाखी बच्चे हैं ना, यहीं का जमीन में रहते हैं, यहीं तो पलते हैं। Why do you differentiate between these children and those children? इन ये बच्चे और वो बच्चे। और ये जो है हमारे में एक अजीब किस्म का सोशल स्टेटस क्रिएट कर देता है कि जी मैंने तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, ये से तो ये पता नहीं छोटी सी कोई गांव की यूनिवर्सिटी से किया है, कॉलेज से किया है। तो ये जो है, और जब तक ये हमारा आपसी बाहिमी जो डिफरेंसेस ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा हमारे पास एक नया ब्रीड बन जाएगा जो haves and have nots, and that is the worst thing in education. Anyway, lovely going through education, and it's a
मैं आपको बताऊंगा, मैंने मुस्तकबिल को हमेशा पॉजिटिव देखा है, और लद्दाख वो कर सकता है जो और कोई कर सकता है। जी हम सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं। जी जी। तो जैसे कहा आपने कि लद्दाख किसी से कम नहीं है और बच्चे यहाँ के जो है वो भी किसी से कम नहीं है। तो जो स्टेटस सिंबल जैसे आपने अभी ज़िक्र किया सर, मैं प्राइवेट में बच्चा डाला है या तो गवर्नमेंट से पढ़ा लिखा है या दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या हम छोटे से गांव की यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो ये बहुत यहाँ पे आज देखा जा रहा है, जो एविडेंट है सभी में जो है एक स्टेटस सिंबल जो है वो काफ़ी जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त आखिर में एक और सवाल करेंगे सर आपसे कि अभी के दौर की एजुकेशन जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं केजी क्लास के या फर्स्ट क्लास के बैग्स जो लेके जाते हैं शायद उनके वेट से ही भारी होता है, तो सिस्टम कैसे जा रहा है? क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि लद्दाख की आइडेंटिटी, लद्दाख की जो सोच है वो भी बच्चों को किया जाए, तो इस समय ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में नहीं है सर? जो बच्चे जो है एक तो एजुकेशन का प्रेशर हो गया, परसेंटेज का प्रेशर हो गया, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि लद्दाख की हित में भी काम करे, तो पेरेंटिंग का कितना बड़ा रोल रहता है सर उसमें? मैं कहूँगा कि पेरेंटिंग का सबसे ज़रूरी रोल है। आप देखिए, एक शेरनी अपने बच्चे को कैसे शिकार करना सिखाती है। एक चिड़िया 10,000 किलोमीटर कैसे उड़ जाती है। छोटे से बच्चे को क्या पता है कि मैंने कितना लंबा उड़ना है। जब नेचर कर सकता है इतनी हाई लेवल टेक्निक ऑफ साइबेरिया से उड़कर लद्दाख आना, लद्दाख से उड़ के आगरा जाना, कहीं जाना, किस तरह सिखाया? पेरेंटिंग। व्हेन अ बर्ड कैन डू इट, एक चिड़िया कर सकती है, और हम भूल गए। हमारे बच्चों को आज दाल पकाने नहीं आती। मैं कहने का मतलब, तो सबसे बड़ा है द ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली कल्चर। मैं जब छोटा था, मैं 6ठी जमात में था, गोल रोटी बना सकता था, मैं मीट बना सकता था, झाड़ू पोछा करना पड़ता था, हमको करवाया जाता था, नहीं करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलता था। और आजकल के बच्चों में पेरेंट्स क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली जो हो गया है, उसमें क्या हो गया, अब ये बच्चे को तो मैंने डॉक्टर बनाना है, इसको मैंने पायलट बनाना है, इसको पढ़ने दो, काम हम कर लेंगे। बाप को बोलना चाहिए मैं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, तू नहीं करना है क्योंकि तूने सीखना है। अनलेस यू डू इट यू विल नेवर लर्न इट। तो ये और हमने बहुत पुराने पुरखों के जो तरीके हैं वो खो दिए हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर बाप हल चला रहा है तो बच्चे को चाय ले जानी पड़ती थी, कुछ करना पड़ता था, छोटे मोटे घास निकालनी पड़ती थी। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। अब बच्चा क्या हो गया है कि वो एकेडमिक हो गया है, और बाप बेचारा क्या करे, सब कुछ जानने के बाद भी अनपढ़ हो गया। मैं इस चीज से बिल्कुल हेट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि, और फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में एक सिचुएशन आई थी, जो हमारा टॉयलेट था, एक स्वीपर ने मना कर दिया, मैं साफ नहीं करूँगी, ये वेट टॉयलेट है, मैं ड्राई टॉयलेट साफ करूँगी। मैंने खुद बेलचा लिया, झाड़ू ली, ये लिया, जो कुछ सामान लेना था, वो टॉयलेट 50 लोगों के, सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स के सामने साफ किया। मैंने कहा प्रिंसिपल को शर्म नहीं आती, तुझे शर्म आती है। कहने का मतलब ये कि अनलेस यू शो बाय एग्जाम्पल। हमारे ऑफिसर्स हैं, 10 लाख की गाड़ी में चलेंगे तो दूसरा वाला को तो रिस्क आएगा कि कल मैं भी लेफ्ट और राइट लगा के वो पोजीशन में पहुंचे, मैं भी 10 लाख की गाड़ी में बैठूंगा। मेरा क्या फर्क पड़ता है 4 लाख की गाड़ी में बैठूंगा अगर मैं आपसे एक मिसाल दे रहा हूं। जब हम एक कुर्सी या पोजीशन या अथॉरिटी को मिस रिप्रेजेंट करते हैं, मिस यूज नहीं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं, पैनल्ड हाउसेस एंड लेदर सोफास, फिर हम एक गलत इमेज देते हैं एजुकेशन की। पढ़ लिखे तो तुमको वो कुर्सी मिलेगी, यही तो बात है।
एजुकेशन शुड बी टू सर्व अदर्स. लोगों की खिदमत करने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों को रोब और ध्वंस करने के लिए नहीं होनी चाहिए. और काश मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे, वो ये याद रखें, इफ यू आर एजुकेटेड यू शुड बी द बेस्ट सर्वेंट इन द वर्ल्ड, एंड इफ यू आर अनएजुकेटेड यू शुड बी द मास्टर ऑफ एवरीबडी हु इज एजुकेटेड. दैट इज द फाइनल गोल ऑफ एजुकेशन. बड़े लोग हमेशा हलीम होते हैं, वो ध्वंस नहीं करते. चार लोग उनके आजू बाजू में नहीं घूमते, उनके सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होता. गांधी के पास क्या सिक्योरिटी थी? ही डाइड द मोस्ट इनसिक्योर मैन विथ अ बुलेट. व्हाट वाज द सिक्योरिटी? लेकिन सारे जमाने को चेंज करके रख दिया, सारी दुनिया को चेंज कर दिया इनसिक्योर मैन ने, whereas the secured people have not done anything. Education gives you freedom to operate and freedom to live. जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ और जिस तरह के एडवाइस इन्होंने अभी दिए हैं कि जो एजुकेशन में सच में जो एजुकेट होते हैं वो किसी पे धौंस नहीं जमाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, इसीलिए तो आप एजुकेशन लेते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा फिर से, क्योंकि हम यही समझते हैं कि आपसे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी से इंटरव्यू करने के बाद बहुत लोग जागरूक भी होते हैं सर. तो उसी के साथ तंजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से. जिले